नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर के सेकंड लेक्चर पर पहुंचे हैं और पिछले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के बेसिक टर्म्स को डिफाइन किया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में जाना था। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो दो सब्सटेंसेस की आपस में मिसिबिलिटी को डिसाइड करते हैं। दो सब्सटेंसेस मॉलिक्यूलर लेवल पर एक दूसरे में मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, ऑयल और वाटर मिसिबल नहीं है, ठीक है, जबकि बेंजीन टोलुइन जैसे कंपाउंड्स ऑयल में सॉल्यूबल हैं। दूसरी तरफ जो सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब वाटर में सॉल्यूबल हैं। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल नहीं हैं। तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि दो सब्सटेंसेस मॉलिक्यूलर लेवल पर मिक्स होंगे और सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। इन्हीं फैक्टर्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर से आपको बता रहा हूं, जब सॉल्यूशंस बनते हैं तो जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस मिक्स किए गए हैं आपस में, वो खुले दिल से एटॉमिक लेवल पर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। उनके एटम्स हों, आयंस हों या फिर मॉलिक्यूल्स हों, वो एक दूसरे के अंदर इंटरडिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर्स नहीं बनते। ऐसा नहीं होता कि एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स एक साथ प्रेजेंट हैं। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स आपस में क्लस्टर्स फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूलर लेवल पर सब्सटेंस ए और बी एक दूसरे में जब मिक्स हो जाते हैं तभी बनते हैं सॉल्यूशंस। So solutions form when atoms, ions or molecules of one substance disperse throughout another substance. तो ये मॉलिक्यूलर लेवल की मिक्सिंग किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो अगर आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आती है तो आपको पता है कि किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी मेनली दो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। उस प्रोसेस से जुड़ा हुआ एंथैल्पी चेंज और उस प्रोसेस से जुड़ा हुआ एंट्रोपी चेंज। एंथैल्पी चेंज जो कि बेसिकली एनर्जी से रिलेटेड है। एवरी सिस्टम वांट्स टू अटेन और टेंड्स टू अटेन अ लोअर एनर्जी स्टेट। तो इसके चलते अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन में सिस्टम की एंथैल्पी लेवल लोअर होती है, तो वो सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन मानी जाएगी। एंट्रोपी चेंज जो कि सिस्टम में आने वाले डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है, पार्टिकल्स के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड होता है। तो अगर किसी प्रोसेस में पार्टिकल्स का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बढ़ रहा है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, ठीक है ना, वो ज़्यादा स्पेस अक्वायर कर पा रहे हैं मूव करने के लिए, तो ऐसे प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी का बढ़ना भी प्रोसेस के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। तो एंट्रोपी का बढ़ना और एंथैल्पी का कम होना, ये स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो इन्हीं पर अपन बात करेंगे। मेनली टू फैक्टर्स गवर्न सॉल्यूशन फॉर्मेशन। पहला जो फैक्टर है वो एंट्रोपी चेंज से रिलेटेड है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंसेस टू मिक्स and spread into larger volumes when not restricted by sufficiently strong intermolecular forces. तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है कि सब्सटेंसेस में एक दूसरे के साथ मिक्स होने की टेंडेंसी नेचुरल है। आप अपने आसपास ऑब्जर्व करिए, प्योर सब्सटेंसेस कहाँ हैं। जो भी सब्सटेंसेस आपके आसपास हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सी वाटर हो, ठीक है, चाहे वो क्लोथ्स हो जो आप वेयर कर रहे हैं, चाहे वो खाना हो जो आप खा रहे हैं, चाहे इवन वो गोल्ड ही क्यों ना हो जो आप परचेज कर रहे हैं, क्या ये 100% प्योर हैं या फिर ये भी मिक्सचर्स के फॉर्म में है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस आर इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स। प्योरिफिकेशन हमें करना पड़ता है, प्योर सब्सटेंसेस हमें नेचुरली मिलते नहीं हैं। तो सब्सटेंसेस में मिक्स होने की एक नेचुरल टेंडेंसी तो है, ठीक है ना। मिक्स होने से क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स को एक लार्जर वॉल्यूम में स्प्रेड होने का मौका भी मिलता है। ठीक है, अगर मैं
ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो पहले एक सॉलिड स्टेट में थे, रिस्ट्रिक्टेड था उनका मोशन, अब जब वो वाटर में डिसॉल्व हुए हैं तो उनके पास ज़्यादा स्पेस है मूव करने के लिए, मूव करने की ज़्यादा फ्रीडम भी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एंट्रोपी को बढ़ाती हैं, और इसी वजह से सब्सटेंसेस में मिक्स करने की नेचुरल टेंडेंसी है, क्योंकि मिक्सिंग से यूजुअली एंट्रोपी बढ़ जाती है। हाँ, मिक्सिंग को एक चीज़ रोक सकती है, वो है सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। One thing that can prevent the mixing of substances is the presence of strong intermolecular forces in pure substances. तो molecule to molecule जो attractions हैं, अगर वो pure substances में relatively strong हैं और mixing के बाद उतने strong forces develop नहीं होते, तो फिर ये strong intermolecular forces substances को एक दूसरे के अंदर mix होने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कहा है वो एंट्रोपी चेंज इन सॉल्यूशन फॉर्मेशन के बारे में बताने की कोशिश की गई है, और कहा गया है कि सब्सटेंसेस में मिक्स होने की नेचुरल टेंडेंसी होती है, मिक्सिंग से डिसऑर्डर बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए लार्जर वॉल्यूम मिलता है। हाँ, मिक्सिंग को जो चीज़ रोक सकती है वो है सब्सटेंसेस के स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, प्योर सब्सटेंसेस के। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज इन सॉल्यूशन फॉर्मेशन इज यूजुअली पॉजिटिव। तो ये डेल्टा एस सॉल्यूशन का मतलब है एंट्रोपी चेंज इन सॉल्यूशन फॉर्मेशन, या इसको सिंपली आप एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हो। और सॉल्यूशन फॉर्मेशन में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव रहता है, हमेशा नहीं लेकिन यूजुअली जो कॉमन सॉल्यूशंस जो हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं उनमें एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव रहता है, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन है। इसको कुछ एग्जांपल्स में चेक करने की कोशिश करते हैं, जैसे मिक्सिंग ऑफ गैसेस। हम जानते हैं कि गैसेस, कोई सी भी दो गैसेस एक दूसरे में मिक्स होने की टेंडेंसी रखती हैं, किसी भी अमाउंट में एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सकती हैं। इस प्रोसेस को अपन डिफ्यूजन कहते हैं, और डिफ्यूजन हमेशा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहती है। मिक्सिंग को स्पॉन्टेनियस कौन बनाता है? मिक्सिंग को बनाता है स्पॉन्टेनियस उस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज, क्योंकि गैसेस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना तो कोई अट्रैक्शंस तोड़कर उनको एक दूसरे में मिक्स होना है, ना ही मिक्स होने के बाद कोई खास अट्रैक्शंस उनके आपस में एस्टैब्लिश होने वाले हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस नाम की चीज़ ना तो मिक्सिंग को रोक रही है, ना मिक्सिंग को बढ़ावा दे रही है। तो intermolecular attractions are creating no hindrance in mixing of gases. That is why gases are able to mix in any ratio, क्योंकि मिक्सिंग से एंट्रोपी बढ़ जाती है, ठीक है ना। डिसऑर्डर बढ़ता है, पहले जो गैसेस सेपरेटेड थी अब वो मिक्स्ड हैं, ठीक है। तो इसको अपन एक मोर डिसऑर्डर्ड स्टेट मानते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, जिसमें आयोडीन को अपन एक्वस मीडियम में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो पहले आयोडीन सॉलिड था, अब एक लिक्विड फेज में उसके मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स हो गए हैं। सॉलिड स्टेट एक मोर ऑर्डर्ड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट उसके मुकाबले एक ज़्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट होता है। वहाँ पर मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए ज़्यादा फ्रीडम होती है, ठीक है ना। वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकते हैं, ज़्यादा डिग्री ऑफ मूवमेंट उनके पास आ जाता है, और लिक्विड से भी ज़्यादा फ्रीडम होती है गैसियस स्टेट में। तो देखिए इस प्रोसेस में भी एंट्रोपी चेंज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ऐसे ही हेप्टेन और ऑक्टेन मिलकर अगर पेट्रोल बना रहे हैं, या ये कहूँ कि पेट्रोल में हेप्टेन और ऑक्टेन नाम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो ये दोनों के दोनों लिक्विड्स हैं, और इनकी मिक्सिंग की प्रोसेस से भी एंट्रोपी बढ़ेगी। मान लो 200 ml हेप्टेन और 300 ml ऑक्टेन में मिक्स करता हूँ, और 500 ml पेट्रोल मुझे मिलता है, तो पहले जो हेप्टेन के मॉलिक्यूल सिर्फ 200 ml में थे, अब वो 500 ml में मूव कर पा रहे हैं। सिमिलरली ऑक्टेन के जो मॉलिक्यूल्स पहले 300 ml में कन्फाइंड थे, अब वो 500 ml में मूव कर पा रहे हैं। तो उनके पास ज़्यादा स्पेस है मूव करने के लिए, और इसी वजह से इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड सॉलिड से
एक्वस फेज में आ रहा है, तो इस प्रोसेस में भी एंट्रोपी बढ़ रही है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंट्रोपी चेंज का पॉजिटिव होना डिसोल्यूशन की प्रोसेस के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है ना। और इससे डिसोल्यूशन होने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है। हालांकि इतनी ही इंपॉर्टेंट एक दूसरी क्वांटिटी भी है, वो है एंथैल्पी चेंज। सो द स्पॉन्टेनिटी ऑफ डिसोल्यूशन विल डिपेंड ऑन एंट्रोपी चेंज एज वेल एज एंथैल्पी चेंज। हाँ, हर केस में एंट्रोपी चेंज फेवरेबल आएगा ही आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ख़ासतौर से जब आप गैसेस को किसी लिक्विड में या सॉलिड में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो गैशियस स्टेट तो वैसे ही डिसऑर्डर्ड स्टेट है। अगर गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए तो गैशियस मॉलिक्यूल्स को पहले जितनी फ्रीडम तो नहीं रहेगी मूव करने की, और अगर सॉलिड में डिसॉल्व हो जाए तो उसकी मूव करने की जो एबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसके चलते गैसेस को किसी लिक्विड या सॉलिड में जब डिसॉल्व करना होगा तो एंट्रोपी चेंज फेवरेबल नहीं रहेगा। तो एंट्रोपी चेंज का नेगेटिव होना अनफेवरेबल है सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। मतलब ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन को डिस्करेज कर रहा है एक तरह से। और एंट्रोपी चेंज का पॉजिटिव होना एक फेवरेबल कंडीशन है मिक्स हो जाने के लिए। तो ये तो बात हुई एंट्रोपी चेंज की, जो कि अधिकतर केसेस में हमारे लिए फेवरेबल रहती है, पर कभी कभी अनफेवरेबल भी आ सकती है। अब बात एक दूसरे फैक्टर की, जो कि एंट्रोपी चेंज जितना ही इंपॉर्टेंट है, और वो दूसरा फैक्टर एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड है। और एंथैल्पी चेंज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है वो जनरली स्पीकिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस तो नहीं है, ठीक है ना। इसमें केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक या फॉर्म नहीं हो रहे, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ब्रेक भी हो रहे हैं और फॉर्म भी हो रहे हैं। सोचिए, जब ग्लूकोज वाटर में मिक्स होता है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को भी अपने बीच में स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, जिसके अंदर कौन अकोमोडेट हो जाएंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी जगह जगह एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। ग्लूकोज के पार्टिकल्स को तो सबको ही अलग होना पड़ेगा क्योंकि वो सॉल्यूट है, और ये सारे मॉलिक्यूल्स आके अब वाटर में मिक्स होंगे। हाँ, जो नए अट्रैक्शंस डेवलप होंगे वो है ग्लूकोज और वाटर के अट्रैक्शंस। तो कुछ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ब्रेक हुए हैं और उनके बदले में कुछ नए अट्रैक्शंस फॉर्म हुए हैं। तो ग्लूकोज वाटर बनाते समय ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शंस को ब्रेक करना पड़ा। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ जगह स्पेस क्रिएट करने पड़े, तो वहाँ पर भी अट्रैक्शंस ओवरकम करने पड़े हैं हमें। तो ये सब एंथैल्पी चेंज को पॉजिटिव बनाने वाले फैक्टर्स हैं। लेकिन एक फ़ायदा भी हुआ है सॉल्यूशन फॉर्मेशन में, वो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शंस का आना, ठीक है। अट्रैक्शंस को ब्रेक करना हमेशा एंडोथर्मिक होता है और अट्रैक्शंस का फॉर्म होना हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो सॉल्यूट अट्रैक्शंस, सॉल्वेंट अट्रैक्शंस को ब्रेक करना एंडोथर्मिक है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शंस डेवलप हो रहे हैं वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अब हमें देखना है कि ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक। तो वो जो ओवरऑल प्रोसेस है वो डिपेंड करेगी कि किस तरह के और कितनी स्ट्रेंथ के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हुए हैं और फॉर्म हुए हैं। द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस इन्वॉल्व्ड। जैसा मैंने अभी अभी आपको बोला, 3 तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं सॉल्यूशन फॉर्मेशन में। कौन से 3 तरह के अट्रैक्शंस? एक है सॉल्यूट अट्रैक्शंस, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के आपस के अट्रैक्शंस।
इनको तो टोटली ब्रेक करना ही पड़ेगा ताकि हम इन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को डिस्पर्स करा सकें थ्रू आउट द सॉल्वेंट। तो हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को दूसरे से अलग करना पड़ेगा। ऐसे सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करना है तो सारे सोडियम और क्लोराइड आयंस को अलग होना पड़ेगा। बिना अलग हुए वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। पानी में आने का मतलब है कि उनको अपनी नेबरहुड बदलनी है। पहले जहां सोडियम के अराउंड क्लोराइड और क्लोराइड के अराउंड सोडियम था, अब दोनों के अराउंड वाटर को होना है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अट्रैक्शंस ब्रेक करने ही पड़ेंगे। तो पहले अगर m नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में एसोसिएटेड थे तो अब उनको अलग होके m डिस्टिंक्ट सॉल्यूट पार्टिकल्स में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये हुई सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शंस को ब्रेक करने की प्रोसेस। और इस प्रोसेस का अगर एंथैल्पी चेंज डेल्टा H सॉल्यूट लिख रहा हूं तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? फिर से मैं बोल रहा हूं, अट्रैक्शंस को ब्रेक करना एंडोथर्मिक है और अट्रैक्शंस का फॉर्म होना एक्सोथर्मिक। सरल शब्दों में कहना चाहें तो अट्रैक्शंस को ब्रेक करना एक खर्चे का काम है और अट्रैक्शंस का फॉर्म होना एक फायदे का, एक प्रॉफिट का काम है। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि खर्चा ज़्यादा हुआ या प्रॉफिट। पुराने अट्रैक्शंस को तोड़ने का खर्चा ज़्यादा है या नए अट्रैक्शंस के बनने से आने वाला प्रॉफिट ज़्यादा है। दूसरे तरह के जो अट्रैक्शंस हैं वो है सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के आपस के अट्रैक्शंस। उनको भी कुछ हद तक ओवरकम करना ही होगा ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बन सके। और उसी जगह में आकर किसको अकोमोडेट किया जाएगा? सॉल्यूट पार्टिकल्स को। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर जगह देने के लिए सॉल्वेंट को भी अपने आपस के अट्रैक्शंस कुछ हद तक ब्रेक करने पड़ेंगे। तो n नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पहले जो एसोसिएटेड थे, ध्यान रहे इनमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं थे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस थे, वो अब अलग कर दिए गए हैं। इस प्रोसेस के एंथैल्पी चेंज को मैं बोल रहा हूँ डेल्टा H सॉल्वेंट, और ये भी पॉजिटिव होगा। इन अदर वर्ड्स ये भी एक खर्चे का काम है, लेकिन खर्चा इंसान हमेशा एक प्रॉफिट की उम्मीद में करता है। अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें रिटर्न्स भी चाहिए। अगर हमने सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस को ब्रेक करने में खर्चा किया है तो इसके बदले में हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा? वो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के आपस के अट्रैक्शंस। ठीक है? तो पुराने अट्रैक्शंस को रिप्लेस कर रहे हैं नए अट्रैक्शंस, और जैसे जैसे सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग हुए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह क्रिएट हुई और सॉल्यूट आके उसमें सेटल हुआ, वैसे वैसे ये नए अट्रैक्शंस भी डेवलप होते गए। तो कॉस्ट के साथ ही प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो गया। सो दीज अट्रैक्शंस अराइज एज द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इन द सॉल्वेंट। तो m नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो हमने अलग किए थे और n नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो अलग किए थे, उन्होंने मिक्स होकर बना लिया सॉल्यूशन। इस प्रोसेस में अट्रैक्शंस अराइज हुए हैं, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी और इसका एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H मिक्सिंग। ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, मतलब इस प्रोसेस में सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है और पहले वाली दो प्रोसेसेस में सिस्टम एक तरह से डीस्टेबलाइज हो रहा था। एंथैल्पी का बढ़ना डीस्टेबलाइजिंग माना जा सकता है और एंथैल्पी का कम होना सिस्टम के लिए स्टेबलाइजिंग। तो ये तीन चीजें हुई हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस ब्रेक हुए हैं और सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस अराइज हुए हैं। अब कलेक्टिवली देखते हैं क्या हुआ। तो ये तीनों स्टेप्स अपन ने ऐड कर दिए। तीनों का ऐड करोगे तो आपको सॉल्यूशन फॉर्मेशन की ओवरऑल प्रोसेस मिल जाएगी, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट सब्सटेंस मिक्स होकर सॉल्यूशन की फेज में आ गए हैं। और इस प्रोसेस के एंथैल्पी चेंज को अपन बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसी क्वांटिटी का नाम क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और आपको पता है कि अपन अगर
स्टेप्स ऐड करते हैं टू गेट एन ओवरऑल प्रोसेस, तो उन स्टेप्स के एंथैल्पी चेंजेस भी म्यूचुअली ऐड होते जाते हैं. तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वुड बी द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज for breaking solute-solute attractions, enthalpy change for breaking solvent-solvent attractions, and enthalpy change in the formation of solute-solvent attractions. And as I explained earlier, solute attractions break करना endothermic है, solvent molecules के बीच में भी space create करना endothermic है, लेकिन solute और solvent के बीच में नए attractions का आना exothermic है. तो ये थी कॉस्ट और ये है प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट ज़्यादा रहा तो डेल्टा एच नेगेटिव आ जाएगा, अगर कॉस्ट डोमिनेंट रही तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा. तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. इन अदर वर्ड्स, सॉल्यूशन फॉर्मेशन कैन बी एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक. हाँ, अगर सॉल्यूशन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में सोचें तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का नेगेटिव होना फेवरेबल है, पॉजिटिव होना अनफेवरेबल है. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव है तो भी सॉल्यूशन बन सकता है अगर एंट्रोपी चेंज डोमिनेंट रहे तो. ठीक है ना. तो ऐसा नहीं कह सकते कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा. हाँ, फेवरेबल के बारे में पूछें तो नेगेटिव होना फेवरेबल है और पॉजिटिव होना अनफेवरेबल है. और इसी बात को आगे स्ट्रेच करें तो ये कह सकते हैं कि अगर पुराने अट्रैक्शंस जो ब्रेक हुए हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस मिक्सिंग के बाद आ जाएं, मतलब अट्रैक्शंस ब्रेक करने की कॉस्ट से ज़्यादा नए अट्रैक्शंस बनने से प्रॉफिट हो जाए, तो सॉल्यूशन डेफिनेटली बन जाएगा. या फिर पुराने अट्रैक्शन जितने स्ट्रॉन्ग थे लगभग उसी स्ट्रेंथ के नए अट्रैक्शंस आ जाएं, भले ही स्ट्रॉन्गर ना आए बट कंपैरेबल स्ट्रेंथ के आ जाएं, तो भी सॉल्यूशन बन सकता है. तो एंथैल्पी के पर्सपेक्टिव से हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशंस तब बनेंगे जब स्ट्रेंथ जो होगी सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस की वो या तो ज़्यादा होगी या फिर कंपैरेबल होगी. किसके? सॉल्यूट और सॉल्वेंट अट्रैक्शंस के. तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के आपस के अट्रैक्शंस पुराने अट्रैक्शंस से स्ट्रॉन्गर होंगे या फिर एटलीस्ट कंपैरेबल स्ट्रेंथ के होंगे, तो सॉल्यूशंस बन जाएंगे. इसी बात को मैंने कुछ एंथैल्पी डायग्राम्स में आपके सामने रखा है. ये है अपना ओरिजिनल सॉल्यूट और सॉल्वेंट. ये एक एंथैल्पी डायग्राम है. इसमें अगर अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एंथैल्पी लेवल राइज कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फॉल कर रहा है. ठीक है ना. सॉल्यूट अट्रैक्शंस और सॉल्वेंट अट्रैक्शंस को ब्रेक करना क्योंकि एंडोथर्मिक है, तो जब अपन इन अट्रैक्शंस को ब्रेक कर रहे हैं तो एंथैल्पी लेवल राइज कर रहा है. और नए अट्रैक्शंस का बनना क्योंकि एक्सोथर्मिक है, तो जब ये नए अट्रैक्शंस बन रहे हैं और हम सॉल्यूशन फेज में पहुंच रहे हैं तो एंथैल्पी लेवल ड्रॉप कर रहा है. तो साफ तौर पे दिख रहा है ये है कॉस्ट और ये है प्रॉफिट. यहां पर प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर हैं और इसी के चलते एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव आया है. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का नेगेटिव होना मतलब सिस्टम के एंथैल्पी लेवल का ड्रॉप होना, ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल है. एंट्रोपी का बढ़ना फेवरेबल था और एंथैल्पी का घटना फेवरेबल है. तो ये फेवरेबल है और ये तभी फेवरेबल होगा जब सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस डोमिनेट करेंगे. किसके ऊपर डोमिनेट करेंगे? ऑफ कोर्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अट्रैक्शंस पर. ये ऑपोजिट सिचुएशन यहां दिखाई गई है. यहां पर पुराने अट्रैक्शंस रिलेटिवली स्ट्रांग हैं और मिक्सिंग के बाद जो अट्रैक्शंस आए वो उतने स्ट्रांग नहीं है. इसके चलते एंथैल्पी लेवल ओवरऑल राइज कर गया है. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है
जो कि थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस सिचुएशन में सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि एक दूसरा फैक्टर भी तो है, ध्यान रहे, एंट्रोपी चेंज। और एंट्रोपी चेंज अगर सफिशिएंटली पॉजिटिव है तो एंथैल्पी के अनफेवरेबल होने पर भी सॉल्यूशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का पानी में डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है, अधिकतर सॉल्ट्स का पानी में डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है, पर वो वाटर सोल्यूबल तो होते ही हैं। वी ऑल नो सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, इवन दो उसका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है। तो सिर्फ एंडोथर्मिक देख के ये मत बोल देना कि डिसॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि एक इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर एंट्रोपी चेंज भी है। हाँ, पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज ऑब्वियसली फेवरेबल तो नहीं कहा जा सकता, और ऐसा तब हुआ है जब पुराने अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और नए अट्रैक्शंस कंपैरेटिवली वीकर हैं। तो इस पूरी चर्चा में अपन ने सॉल्यूशन फॉर्मेशन को गवर्न करने वाले फैक्टर्स पे बात करी। हमने देखा कि एंट्रोपी चेंज अक्सर पॉजिटिव ही रहता है सॉल्यूशन के बनने में। एंथैल्पी चेंज कैन हैव बोथ काइंड ऑफ वैल्यूज, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव value of enthalpy of solution is unfavorable and negative value is favorable। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक फ्रेज को भी यहाँ पर समझ सकते हैं, एक मुहावरा जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर यूज किया जाता है, वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब पुराने अट्रैक्शंस जो प्योर सब्सटेंसेस में हैं, उनके बदले में मिक्सिंग के बाद जो नए अट्रैक्शंस आ रहे हैं वो अगर कंपैरेबल स्ट्रेंथ के ही हों तो सॉल्यूशन का बनना फेवरेबल है। Substances with similar nature and strength of intermolecular forces tend to dissolve more in each other। अगर substances को मिक्स होने के बाद ऐसा नहीं लगे कि वो एक नए वातावरण में आए हैं, नए माहौल में आए हैं, उनको ऐसा लगे कि जैसे अट्रैक्शंस प्योर फॉर्म में थे वही वैसे ही अट्रैक्शन सॉल्यूशन फॉर्म में हैं, ठीक है, तो फिर ऐसे सब्सटेंसेस एक दूसरे में ज़्यादा सॉल्यूबल रहते हैं, दे टेंड टू डिसॉल्व मोर इनटू ईच अदर। और इसी बात को अगर अपन एलैबोरेट करें तो हम कह सकते हैं कि जो पोलर सॉल्यूट्स हैं दे विल डिसॉल्व मोर इन पोलर सॉल्वेंट्स। जिनके मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, ऐसे सॉल्यूट्स उन सॉल्वेंट्स में ज़्यादा डिसॉल्व होंगे जिन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी पोलर हैं। सिमिलरली आयनिक कंपाउंड्स भी पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सॉल्यूबल होंगे as compared to non-polar solvents, and non-polar solutes will tend to dissolve more in non-polar solvent। On the other hand जो network solids होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग का एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, जैसे डायमंड में होता है, रिकॉल करिए डायमंड का स्ट्रक्चर, रिकॉल करिए सिलिका SiO2 का स्ट्रक्चर। तो ऐसे जो नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं ये किसी भी प्रकार के सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं होते, क्योंकि इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग का नेटवर्क तोड़ना पड़ेगा किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए। और कोवेलेंट बॉन्ड्स तो ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बहुत स्ट्रांग हैं, उनकी भरपाई किसी भी तरह के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से नहीं हो सकती। चलिए अब जो हमने पढ़ा उसी को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं will they dissolve more in water or in benzene? So what is the difference between water and benzene nature wise? Water, you all must be knowing, is a polar molecule, V-shaped molecule having a dipole moment of around 1.85 dB। वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में भी कैपेबल है, इसीलिए अपन वाटर को पोलर प्रोटिक कहते हैं। बेंजीन ऑन द अदर हैंड इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिसमें कोई नेट डायपोल मोमेंट नहीं है। बेंजीन नॉन पोलर है, तो ये इनका फर्क है। बेंजीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल
वाटर इज अ हाईली पोलर मॉलिक्यूल, और इसी आधार पर हमें डिसीजन लेना है कि कौन सा सब्सटेंस किस सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अब ये जो HCHO है, ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, ठीक है ना, और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो क्या लगता है आपको किस में ज़्यादा सॉल्युबल होगा? डिसीजंस लीजिए आप अपने भी। श्योरली फॉर्मल्डिहाइड शुड बी डिसॉल्विंग मोर इन वाटर। आपको यहां पर ल्यूइस स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री का भी आइडिया होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड इस तरह का एक बैंड शेप का, वी शेप का मॉलिक्यूल है। इसमें भी एक ओवरऑल डायपोल मोमेंट है, ये भी पोलर है, वेरी मच लाइक वाटर। तो पोलर सॉल्यूट्स शुड बी डिसॉल्विंग मोर इन पोलर सॉल्वेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि SO2 बेंजीन में बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि SO2 बेंजीन के मुकाबले वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए। ब्रोमीन on the other hand is a non-polar molecule, it should be dissolving more in benzene. सिलिका SiO2, इसको आइडेंटिफाई कर लेना है, ये एक नेटवर्क सॉलिड है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक कोवेलेंट सॉलिड है, और ये इन दोनों में से किसी में भी सॉल्युबल नहीं है। dissolves neither in water nor in benzene. आप देखिए ना, सैंड या मड पानी में कहाँ डिसॉल्व होता है? सस्पेंडेड रह सकता है, फिर सेटल हो जाता है, लेकिन डिसॉल्व नहीं होता। कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर आप स्ट्रक्चरली देखें तो ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और ऐसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ये भी नॉन पोलर है, तो किस में सॉल्युबल होना चाहिए? ऑफ कोर्स डिसॉल्व्स मोर इन बेंजीन। अमोनियम नाइट्रेट एक आयनिक कंपाउंड है, इसके आयंस को स्टेबिलिटी पोलर मॉलिक्यूल्स ही दे सकते हैं आयन डायपोल अट्रैक्शंस के जरिए। इसके आयंस को बेंजीन मॉलिक्यूल्स उतना स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। सो आयनिक सॉलिड्स शुड बी मोर सॉल्युबल इन वाटर। दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वैसे तो कुछ मात्रा में पानी में भी डिसॉल्व होता है, बट इट इज मोर लाइक बेंजीन, so it should be dissolving more in benzene. जहां तक यूरिया का सवाल है, NH2CO NH2, अगेन ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, यहां तक कि अपन कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में भी सक्षम है, so it should be more soluble in water. तो इस तरह से अब आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए क्वालिटेटिवली कि कौन सा सब्सटेंस कौन से सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल हो सकता है। कम से कम एक सिंपल जजमेंट लेने की पोजीशन में तो अब आपको होना ही चाहिए। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ पाई। हमने सॉल्यूशन फॉर्मेशन को गवर्न करने वाले एंट्रोपी चेंज और एंथैल्पी चेंज नाम के फैक्टर्स को डिस्कस करने की कोशिश करी, और उसी के ज़रिए हमने लाइक डिसॉल्व्स लाइक के फ्रेज को भी समझा। ठीक है, तो ये डिस्कशन आज यहीं पर अपन कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब अपन बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के बारे में, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया है तो सारे लेक्चर्स देखें, सीरीज़ को कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।